हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मूल तत्व। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के वे सभी भाग होते हैं जिनमें हम देख सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं, अर्थात हमारे वो कैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम होने चाहिए, विद्युत यंत्र होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से भी जाना जाता है। आप इलेक्ट्रॉनिक भाग को कंप्यूटर के नाम से भी जान सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर को ही हम कंप्यूटर के भाग के नाम से जाना जाता है। मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सभी आपके हार्डवेयर में आते हैं। अगर मैं कुछ इसके निम्न प्रकार की बात करूं, कुछ इसके टाइप की बात करूं, तो आपका इनपुट यूनिट, डिवाइसेस, आउटपुट यूनिट या इसके डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर मेमोरी, ये सभी आपके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं। अगर मैं सॉफ्टवेयर का यूटिलाइजेशन करना चाहता हूं तो उससे पहले उसके हार्डवेयर होने चाहिए। तो ये वो हार्डवेयर है जिनका प्रयोग करके हम अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। आप देख सकते हैं हार्डवेयर क्या है आपका, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक आपका यंत्र होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं या उसकी मदद से आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर पर आप तब तक काम नहीं कर सकते जब तक आपके सिस्टम में, जब तक आपके पास सिस्टम नहीं है, जब तक आपके पास हार्डवेयर नहीं है, आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते। इनपुट यूनिट क्या होता है? इनपुट यूनिट वो यूनिट होते हैं जो आपके सीपीयू तक किसी सूचना को पहुंचाते हैं। ये वेड हार्डवेयर होते हैं जो डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। कंप्यूटर में भेजते हैं इन द सेंस आपके सीपीयू तक पहुंचाते हैं। बिना इनपुट यूनिट के कंप्यूटर टीवी की तरह दिखने वाला एक ऐसी डिस्प्ले यूनिट होती है जिसमें उपयोगकर्ता कोई कार्य नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हो कि वो कार्य कर सके तो उसके लिए आपको एज ए इनपुट उसमें काम सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि हम अपना काम कंप्यूटर पर करते हैं तो कीबोर्ड और माउस आदि का प्रयोग करते हैं। इसमें अगर हम देखते हैं तो कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इसमें आपकी फंक्शन कुंजियां, एस्केप की, अल्फाबेट कुंजियां, न्यूमेरिक कीपैड, स्पेस बार, एंटर कुंजी, कंट्रोल कुंजी, कर्सर कंट्रोल कुंजियां, ये सभी आपके कीबोर्ड के पार्ट्स होते हैं। अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं तो कीबोर्ड में आपकी 104 से 108 तक की होती हैं। इसके आगे मैं आपको बता दूं कि टाइप्स ऑफ की इन कीबोर्ड में जो आपकी की होती हैं, जो कुंजियां होती हैं, वो कुछ इस प्रकार होती हैं। अक्षरांकीय कुंजियां जिसमें अल्फाबेटिक ए से लेकर जेड तक, 0 से लेकर 9 तक आपकी कुंजियां उपस्थित होती हैं। ब्राह्म चिन्ह होते हैं, ब्रैकेट होते हैं, कोष्टक होते हैं, तो कॉमा, डॉट, सेमीकोलन, ये सभी आपके ब्राह्म चिन्ह कुंजियां या पंक्चुएशन कीज के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है आपका विशेष कुंजियां। विशेष कुंजियों में आपका आता है स्पेशल कीज, कंट्रोल, एरो, कैप्स लॉक, डिलीट, ऑल्ट, शिफ्ट कुंजियां। ये जितनी भी कुंजियां हैं वो आपकी स्पेशल कीज के अंदर आती हैं। मॉडिफायर कुंजियां वो कुंजियां होती हैं जिसमें शिफ्ट, कंट्रोल तथा ऑल्ट, ये सभी मॉडिफायर कुंजियां कहलाती हैं। जब भी कुछ आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इस कुंजियों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन कीज। फंक्शन की आपकी F1 से लेके F12 तक होती हैं। इसमें दी गई हर एक कुंजी का उपयोग विशेष होता है। F1 से F12 तक जो कुंजियां आपके हर लैपटॉप में मिल जाती हैं, हर फंक्शन की का अलग अलग प्रयोग होता है अकॉर्डिंग टू आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप। पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? पॉइंटिंग डिवाइसेस आपके इसके दूसरे आपके इनपुट डिवाइस में आते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस वे डिवाइसेस होते हैं जो आपकी स्क्रीन पर किसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए बने होते हैं। जैसे कि हम बात करें, पहला एग्जाम्पल वो है माउस के प्रयोग से आप किसी कर्सर को, आप अपनी पोजीशन दर्शाने वाली किसी ब्लिंकिंग पॉइंट को द्वारा आप किसी पॉइंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। आप देखते होंगे माउस से आप अपनी स्क्रीन पर अगर आप कोई आइटम चाहते हैं, आप एक जगह से डेटा उठाकर आप दूसरी जगह रखना चाहते हैं तो वो आप अपने माउस की हेल्प से करते हैं। ऐसे ही आपका होता है वायरलेस माउस, जिसमें आपका वायर नहीं होता है, आप में इसमें डोंगल लगाना होता है, जो डोंगल आपके वायरलेस माउस को कनेक्ट करता है, जिसकी मदद से आप इस पर काम कर सकते हैं। इसमें आप सेल डालते हैं, इसमें आपकी वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उसकी जगह आपका डोंगल काम करता है। इसमें अगर हम बात करें तो आपके जो माउस के प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं: वायरलेस माउस, मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। वायरलेस माउस आपके वो माउस होते हैं जिनमें हम अपने डोंगल को लगा के उसका यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल माउस आपके वो होते हैं, ऑप्टिकल कह सकते हैं या आप इसे प्रकाशीय माउस भी कहते हैं, जिसमें आपके माउस में आपका प्रकाश आता है। क्लिक, इसमें क्या क्या माउस के 4 काम होते हैं: क्लिक करना, लेफ्ट क्लिक करना, डबल क्लिक करना, दाएं क्लिक करना, ड्रैग एंड ड्रॉप करना। ये चीज़ें क्या होती हैं? क्लिक करना, जब आप किसी पर क्लिक करते हैं तो वो आइटम सेलेक्ट हो जाता है। लेफ्ट क्लिक करते हैं तो उस पर ऑप्शन आ जाते हैं। डबल क्लिक करते हैं तो वो आइटम का डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम जो भी है वो खुल जाता है। दाएं क्लिक करते हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाता है जो आपने ऑप्शन लिया है। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या करते हैं? आप एक जगह से दूसरी जगह आइटम को उठा के रख सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप मीन्स यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया, तो ये आपका क्या होता है? ड्रैग एंड ड्रॉप।
नेक्स्ट है हमारा ट्रैक बॉल। यह एक ऐसा पॉइंटिंग डिवाइस है जिसकी सतह पर ऊपर एक उभरी हुई एक बॉल सतह रहती है। इसके प्रयोग से आप अपने किसी कर्सर को, अगर आप किसी चीज़ को मूवमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके अंगूठे की मदद से, अंगूठे और उंगली की मदद से आप उस चीज़ को, आप अपने उस ट्रैक बॉल को इधर से उधर किए बिना आपको इधर उधर आपको कर्सर मूव करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली जो आपके हाथ में जो यहाँ पे ये बॉल दे रखी है, अंगूठे की मदद से आप इसे इधर उधर करेंगे तो मूवमेंट करने लग जाता है। तो ये क्या करता है, इसका प्रयोग कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जो आके आपका ट्रैक बॉल करता है। नेक्स्ट है आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आपके बड़े पैमाने पर कोई कंप्यूटर गेम खेलने के लिए या मूवी किसी मूवमेंट को इधर उधर करने के लिए, कोई वीडियो चीज़ है आप इधर उधर करना चाहते हैं, कोई वीडियो गेम खेलना चाहते हैं बड़े लेवल पर, तो आप उसके लिए जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। यह एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो सभी दिशाओं में मूव करती है। आप लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम कर सकते हैं, कंट्रोल करती है इसको, मूवमेंट को। जॉयस्टिक का प्रयोग फ्लाइट सिमुलेटर, कंप्यूटर गेमिंग सिस्टम में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लाइट पेन। लाइट पेन क्या करता है, यह हाथ से लिखने वाले किसी भी आइटम को एज अ टेक्स्ट वो आपके कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी के रूप में। यह हाथ से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसका प्रयोग ड्राइंग, ग्राफिक्स बनाने आदि मेन्यू को सेलेक्ट करने के लिए होता है। पेन स्क्रीन के पास जाकर प्रकाश के सेंस से काम करता है और इसके बाद पल्स में उत्पन्न कर देता है। इसका मुख्य रूप से पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के रूप में, पीडीए के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पीडीए का फुल फॉर्म पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये कभी कभी फुल फॉर्म आपके ट्रिपल एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसका प्रयोग स्क्रीन पर किसी विशिष्ट स्थिति की पहचान के लिए किया जाता है। टच स्क्रीन क्या करता है आपका, ये लाइट पेन आपकी लाइट से आपका इसमें बैकअप भी होता है कई बार, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें लाइट की आवश्यकता रहती है हर समय। आप जो भी जिस चीज़ को पॉइंट करना चाहते हैं तो इस पेन की मदद से कर सकते हैं। ये चार्जेबल भी रहते हैं। नेक्स्ट है आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन का प्रयोग सामान्यतः एटीएम, एयरलाइन, आरक्षण या आप आजकल अपने मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन जो भी आ रहे हैं आप उनमें टच स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। टच स्क्रीन वाले आपके आजकल मॉनिटर भी आते हैं जिनमें आपको माउस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली आप उस पर काम कर सकते हैं। वो आपका, ये भी आपके इनपुट डिवाइस में ही आता है टच स्क्रीन। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्क्रीन जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है। नहीं, वो जो आपका स्क्रीन होता है वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है, टच स्क्रीन आपका इनपुट डिवाइस होता है। क्योंकि टच स्क्रीन में जब आप किसी आइटम को टच करते हैं तो वो आपका वर्क करने लग जाता है, फंक्शन। दैट मीन्स जो आपने अगर टच हटा दूँ तो केवल स्क्रीन रह जाती है। तो टच अलग होता है और टच स्क्रीन अलग होता है, टच स्क्रीन अलग होता है और स्क्रीन अलग होता है। नेक्स्ट है हमारा डिजिटाइजर्स और ग्राफिक्स टैबलेट। इसकी मदद से हम ड्राइंग, फोटो आदि हम अपनी सिग्नलों में परिवर्तित कर सकते हैं। कलाकार इसको हाथ से इमेज को ग्राफिक्स इमेज बनाने के लिए अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर किसी प्रोडक्ट में, अगर हम किसी मॉल में जाते हैं, किसी आइटम को परचेज करते हैं, तो उस आइटम को परचेज करने पर आप किसी आइटम के लिए, मान लीजिए आपने कोई पाउडर खरीदा, आपने पाउडर पर उसका जो बारकोड लगा होगा उसकी मदद से जो सेल्समैन होगा, जो बेच रहे होंगे जो आइटम, जो मॉल में जाते हैं तो वो लोग जो बिल बनाते हैं, बिल बनाने के टाइम पे बारकोड रीडर से उसे स्कैन करते हैं। ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की परचेजिंग डेट, उस प्रोडक्ट की सेलिंग डेट, उसका प्राइस, वो कहाँ से बना था, वो ईच एंड एवरीथिंग जो भी उससे रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ होगी वो आपकी बारकोड की मदद से डिस्प्ले हो जाती है। आप देखते होंगे सुपरमार्केट में इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है, जहाँ पर बारकोड रीडर द्वारा आसानी से किसी उत्पाद के मूल्य को पढ़ा जा सकता है। बारकोड गाढ़ी और हल्की स्याही की ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, तो आप देखते होंगे लाइनिंग सी रहती हैं जो सूचना के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं तथा मशीन से इसे आसानी से पढ़ लेती है। नेक्स्ट है हमारा एक ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका प्रयोग हम कई बार देखते हैं कि अगर हम OMR सीट को अगर हम इस पर करना चाहें, पहले जो हमारी प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती थी, उत्तर पुस्तिकाएं जो हमारी होती थी, उनको हजारों कॉपियों को एक इंसान जांच ले आसानी से, ऐसा नहीं हो पाता था। तो इसके लिए आपकी ऑप्टिकल मार्क रीडर एक ऐसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, जिसकी मदद से आप OMR सीट हजारों आप उसमें डाल के आप उसका देख सकते हैं, वो कॉपी को ऑटोमेटिकली जांच सकता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसकी फुल फॉर्म कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है हमारा, ये इसमें कैसे काम करता है, ये कागज पर प्रकाश की किरण छोड़ता है और प्रकाश की किरण जिस चिन्ह पर पड़ती है उस चिन्ह को OMR कंप्यूटर में इनपुट दे देता है, जिससे कई बार आपने देखा होगा इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। जब OMR सीट आपको मिलती है एग्जाम को करने के लिए, तो वो कहते हैं कि अगर आप इस पर काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको केवल एक ही बात ध्यान देनी है
कि जब आप OMR शीट का प्रयोग करें तो जब आप सर्कल में उसे भरते हैं तो सर्कल में भरने के टाइम वो कंप्लीटली ठीक से भरना चाहिए। अगर आपने जरा सा भी उसे खाली छोड़ दिया या ओवरराइट कर दिया तो आपको उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि OMR शीट नहीं जानता कि आपने किस पे टिक किया है। इसलिए OMR अपने कंप्यूटरकृत तरीके से इसे चेक करता है। इसीलिए आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि OMR शीट जब आपको दी जाती है कि आप उसका प्रयोग सही तरीके से करें। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये क्या करता है? OCR, देखिए जो भी आपकी जो OCR, OMR, BCR जो भी आपके सामने आ रहा है, इसकी आपकी जो फुल फॉर्म है वो आप जरूर तैयार करते रहें। प्रकाशी स्रोत की सहायता से कैरेक्टर की आकृति को पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अक्सर इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब यह केवल साधारण चिन्हों को ही नहीं बल्कि छापे गए हाथ से साफ साफ लिखे गए अक्षरों को भी ये ठीक से पढ़ लेता है। पुराने डॉक्यूमेंट को पढ़ने में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बीमा प्रीमियम आदि को पढ़ने के लिए किया जाता है। OCR एक आपका ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके अक्षरों को पढ़ने की गति 1500 से 3000 कैरेक्टर प्रति सेकंड तक रखता है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। यह सूचनाओं के आकार का परीक्षण मैट्रिक्स के रूप में करता है, उसके बाद उसे पढ़ता है और पढ़ने के बाद सूचनाओं को कंप्यूटर में भेजता है। इसका प्रयोग हम अक्सर अपने बैंक में दिए गए चेक जो आपके चेक होते हैं उनके नीचे छपे जो मैग्नेटिक इंक एनकोडिंग संख्याएं होती हैं उनको पहचानने के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं आपका स्मार्ट कार्ड रीडर का। स्मार्ट कार्ड रीडर क्या करता है? ये आपके दो प्रकार का होता है, मेमोरी कार्ड और माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। इसमें बात करूं तो ये एक आपका ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जिसका प्रयोग किसी स्मार्ट कार्ड के माइक्रो प्रोसेसर को एक्सप्रेस करने के लिए स्मार्ट कार्ड का प्रयोग करा जाता है। मेमोरी कार्ड में आपके नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, स्टोरेज कंपोनेंट होता है जो डेटा को स्टोर करके रखता है। माइक्रो प्रोसेसर कार्ड में वोलेटाइल मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट दोनों ही होते हैं। कार्ड जो होता है वो सामान्यतः प्लास्टिक से बना होता है। स्मार्ट कार्ड का प्रयोग सभी बड़ी कंपनियों में या सुरक्षा के उद्देश्य से इसका प्रयोग किया जाता है। बायोमेट्रिक सेंसर आपने देखा होगा, कई ऑफिस या फैक्ट्री में आपने देखा होगा एम्प्लॉयज या वर्कर की एंट्रीज को रखता है कि कौन व्यक्ति किस टाइम पे आया, किस टाइम पे गया, उसने टोटल मंथ में कितने आवर्स उस पर काम किया, कितने दिन वो अपना एब्सेंट रहा। ईच एंड एवरीथिंग विल गेट रिकॉर्डेड थ्रू द बायोमेट्रिक सेंसर। ये आपका क्या करता है, आप जब भी इसका इंस्टॉलमेंट जब भी इसको इंस्टॉल किया जाता है तो जो एम्प्लॉय या वर्कर किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं उनका थंब उस पर प्रेस करा के उनकी एंट्री की जाती है कि इस बंदे का नाम ये है। अगर ये थंब प्रेस होता है तो इसका ये नाम डिस्प्ले हो जाए और वो आपको वेलकम मैसेज देता है कि वेलकम टू, जिस व्यक्ति के नाम से वो थंब है वो उसका नाम आएगा और वेलकम करके वो अपना मैसेज देते हैं। अकॉर्डिंगली वो उसका डेट भी सेव होता है। इस प्रकार से हम मंथली इसका रिपोर्ट निकाल लेते हैं कि कौन किसी संगठन में कर्मचारियों या संस्थान में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए ये देखता रहता है कि कितने परसेंट कोई है, कितना परसेंट किसी की उपस्थित नहीं है। तो एब्सेंट, प्रेजेंट, किस टाइम पे आया, किस टाइम पे गया, टोटल वर्किंग आवर्स, ये सभी बायोमेट्रिक सेंसर की मदद से हम करते हैं। ये आपके व्यक्ति की अंगुलियों के निशान के पहचानने के लिए करते हैं। मैंने आपको बताया आप अंगुली, अंगूठा जिससे भी आपका इंस्टॉल किया जाता है उससे आप उससे काम करते हैं। स्कैनर क्या करता है? स्कैनर आपके किसी भी लिखे हुए डॉक्यूमेंट को जो आपका हार्ड कॉपी के रूप में है आप उसे स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी के रूप में कंप्यूटर में रख सकते हैं। हैंड हेल्ड स्कैनर होते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर होते हैं। आपके हैंड हेल्ड स्कैनर कौन से होते हैं? ये आकार में बहुत छोटे और हल्के होते हैं जिन्हें आसानी से हाथ में रखकर भी डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जा सकता है। फ्लैट बेड स्कैनर कौन से होते हैं? फ्लैट बेड आपके वो बड़े स्कैनर होते हैं जो महंगे स्कैनर होते हैं तथा बहुत उच्च गुणवत्ता के चित्र उत्पन्न करते हैं। ये बिल्कुल उसी प्रकार का होता है जिस तरह फोटोकॉपी मशीन पर पेज रखकर फोटोकॉपी करते हैं। ये एक बार में पूरा एक पेज को स्कैन कर सकता है। हैंड हेल्ड स्कैनर में आप एग्जांपल ले सकते हैं अपने सेल फोन का, एंड्रॉइड फोन जिसपे हम आजकल कैम स्कैनर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेते हैं, तो वो भी आपका इस प्रकार है। नेक्स्ट होता है हमारा ड्रम स्कैनर। ये मध्यम आकार के स्कैनर होते हैं, इसमें घूमने वाली ड्रम होती है। पेपर या सीट को स्कैनर में इनपुट कर देते हैं, उसमें लगा देते हैं। स्कैनर में लगा ड्रम पूरे पेज पर घूमता रहता है जिससे पूरा पेज जो आपने इंसर्ट किया है वो आपका स्कैन हो जाता है। ये भी आपका बिल्कुल फैक्स मशीन की तरह काम करता है। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल माइक्रोफोन माइक क्या करता है? ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर के साउंड के रूप में इनपुट देने के लिए किया जाता है। माइक्रोफोन ध्वनि की प्राप्ति करता है तथा उसे कंप्यूटर के फॉर्मेट में परिवर्तित कर देता है। तो डिजिटल में आपका जो डेटा है वो डिजिटल ऑडियो भी आपका सेव हो जाता है।
इस सहायक हार्डवेयर को साउंड कार्ड कहते हैं, जो आपके साउंड को रिकॉर्ड करने में आपकी मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा वेबकैम या वेब कैमरा। ये आपका जो है डिजिटल कैमरा, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है जो किसी फोटोज या वीडियोस को कैप्चर करने के लिए लगाया जाता है। आउटपुट डिवाइस, ये तो हुई हमारी इनपुट डिवाइस की बात। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस आपके वो डिवाइस होते हैं जो आपके यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस की गई डिटेल को उसे पेस्ट करता है, डिस्प्ले कराता है। मॉनिटर स्क्रीन पर आप देखते हैं जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जो भी रिजल्ट आपको दिख रहे होते हैं, वो आपको केवल तभी देख पाते हैं जब आपसे कहीं से इनपुट दिया हो। जब आप इनपुट देते हैं तो वो चीज़ प्रोसेस होती है सीपीयू की मदद से और आपकी उस पर जाके डिस्प्ले हो जाती है। आपके आउटपुट डिवाइस में आता है मॉनिटर। मॉनिटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इसकी मदद से सीपीयू से रिक्वेस्ट, जो भी इनपुट कीबोर्ड या माउस से जो रिक्वेस्ट जाती है सीपीयू को, वो मॉनिटर की मदद से डिस्प्ले होती है। जो कुछ भी आप कर रहे होते हैं मॉनिटर की मदद से आप देख सकते हैं। इसमें आपका होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसे वीडियो भी बोलते हैं और इसी को मॉनिटर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें आपके प्रयोग होने वाले मॉनिटर के प्रकार कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी, एलईडी, ये आपके 3D मॉनिटर, टीएफटी मॉनिटर, ये सभी आपके मॉनिटर के एग्जाम्पल हैं। कैथोड रे ट्यूब क्या करता है? कभी कभी आपको फुल फॉर्म पूछ ली जाती है सीआरटी की CCC एग्जाम में कि सीआरटी का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना है कैथोड रे ट्यूब। ये क्या करता है? ये आयताकार बॉक्स की तरह दिखने वाला एक मॉनिटर होता है। इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर पर आउटपुट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आकार में बहुत ही बड़ा और भारी होता है। इसके पीछे एक ट्यूब सा लगा रहता है, आप देख रहे हैं इसका थोड़ा ये पीछे थोड़ा ये खिंचा हुआ है। एलसीडी आपके क्या होते हैं? एलसीडी आपके एक सीआरटी की अपेक्षा बहुत ही हल्का किंतु महंगा आउटपुट डिवाइस होता है। इसका प्रयोग लैपटॉप में, नोटबुक में, पर्सनल कंप्यूटर में, डिजिटल घड़ियों में आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। एलसीडी में आपकी दो प्लेटें होती हैं। इन दो प्लेटों के बीच में एक विशेष प्रकार का द्रव या लिक्विड भरा रहता है। जब प्लेट के पीछे प्रकाश निकलता है तो वह प्लेट्स के अंदर द्रव अलाइन होकर चमकने लग जाते हैं, जिससे इमेज दिखाई देने लगती है। और जो हमारा एलईडी होता है उसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड या लिक्विड इमिटेड डायोड। तो एलईडी की फुल फॉर्म भी कई बार CCC एग्जाम में पूछी गई है। यह मॉनिटर आजकल घरों में टेलीविजन की तरह प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर छोटे एलईडी लगे रहते हैं। जब विद्युत धारा इन पर एलईडी गुजरती है, देखिए एलसीडी और एलईडी में थोड़ा फर्क होता है। यहाँ दो प्लेट थी जिसके बीच में लिक्विड भरा था और यहाँ क्या है, यहाँ आपके इसके अंदर छोटे छोटे एलईडी लगे रहते हैं। जब विद्युत धारा इन एलईडी से होकर गुजरती है तो ये एलईडी चमकने लगती है और इमेज एलईडी की स्क्रीन पर दिखाई देने लगती है। और आजकल हम एलसीडी से ज़्यादा एलईडी को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3D मॉनिटर। यह मॉनिटर प्रयोग आउटपुट के 3 डायमेंशन में आपको दिखाता है। वैसे हमारे ये एलईडी एलसीडी हमारे 3 डायमेंशन में आते हैं, लेकिन 3D मॉनिटर भी कुछ आपके होते हैं जो आपकी अपेक्षाकृत ज़्यादा स्पष्ट और साफ इमेज को प्रदर्शित करते हैं। एक होता है TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये TFT की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है। इसमें एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए 1 से 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये ट्रांजिस्टर पैसिव मैट्रिक्स की अपेक्षा स्क्रीन को बहुत बड़ा, तेज और चमकीला और अधिक रंगीन बना देते हैं। TFT अन्य मॉनिटर की अपेक्षा महंगे होते हैं, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी की इमेज डिस्प्ले करने वाले आउटपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं प्रिंटर की। प्रिंटर एक प्रकार का एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसका प्रयोग हम किसी भी सॉफ्ट कॉपी को प्रिंट करने के लिए या किसी प्रिंटिंग की हुई चीज को या किसी कागज को डुप्लीकेट कॉपी निकालने के लिए हम प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। आप इससे ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट भी कर सकते हैं, कलरफुल प्रिंट भी कर सकते हैं, आप इससे फोटो भी निकालते हैं। नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं प्रिंटर में इम्पैक्ट प्रिंटर की। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर भी आपके 2 भागों में बांटा जाता है। पहला जो होता है वो आता है इम्पैक्ट प्रिंटर। ये प्रिंटर टाइपराइटर की तरह काम करता है। इसमें अक्षर प्रिंट करने के लिए छोटे छोटे पेन या हैमर्स होते हैं। इन पेनों में अक्षर बने होते हैं और ये पेन स्याही में लगे हुए रिबन और उसके बाद पेपर पर प्रहार करते हैं। जब कभी आप देखते हैं कट कट की आवाज आती है तो अक्षर पेपर पर प्रिंट हो जाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर या एक लाइन प्रिंट कर सकता है, ये इसकी क्षमता होती है। ये प्रिंटर दूसरे प्रिंटर की तुलना में थोड़े सस्ते होते हैं, प्रिंटिंग के दौरान अधिक आवाज करते हैं। अभी मैंने कहा खटखट, इसी के लिए इसलिए इनका प्रयोग कम होता है। आजकल इनका प्रयोग हम कम करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार। इम्पैक्ट प्रिंटर भी आपके कई प्रकार का होता है, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये भी आवाज की आवाज करता है। ये प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जिनमें प्रिंटर में प्रिंटिंग की बिंदुओं के द्वारा की जाती है।
इसमें पिनों की एक रो लगी होती है, एक पंक्ति लगी होती है जो कागज के ऊपरी सिरे पर रिबन पर प्रहार करते रहते हैं और जो डॉट्स का एक समूह बनाते हैं जिससे मैट्रिक्स के रूप में कागज पर पढ़ते रहते हैं, जिससे अक्षर या चित्र हमारे जो है वो प्रिंट होते रहते हैं। इसलिए हम इसे पिन प्रिंटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इसमें बिंदुओं के द्वारा प्रिंटिंग आपके पिन लगे रहते हैं। नेक्स्ट होता है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है, वो प्रिंटिंग टाइपराइटर की तरह होते हैं जिसमें अधिक रेजोल्यूशन की प्रिंटिंग या इसका आउटपुट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होता है, रिलायबल होता है। इसमें कैरेक्टर की प्रिंटिंग टाइपराइटर की तरह होती है। नेक्स्ट है हमारा लाइन प्रिंटर। ये एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट कर सकता है, लाइन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर क्या करता है, इसमें एक प्रकार का बेलना आकार का एक आपका ड्रम लगा रहता है, लगातार घूमता रहता है। इस ड्रम में अक्षर उभरे हुए होते हैं। ड्रम और कागज के बीच में एक स्याही से लगी हुई एक रिबन बनी होती है। जिस स्थान पर अक्षर प्रिंट करता है ना, उस स्थान पर हैमर कागज के साथ साथ रिबन पर प्रहार करता रहता है। रिबन पर प्रहार होने पर ड्रम में लगे अक्षर को दबाव डालता रहता है, जिससे कागज को प्रिंट कर जाता है। ये भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है, ये आपका कागज पर प्रहार नहीं करता, इसकी बजाय अक्षर या इमेज प्रिंट करने के लिए स्याही की फुहार कागज पर छोड़ता रहता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की इलेक्ट्रोस्टिक, केमिकल और इंकजेट तकनीक का प्रयोग करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर निम्न प्रकार के होते हैं। एक होता है इंकजेट प्रिंटर, ये छोटे छोटे बिंदु डालकर प्रिंट करता है, स्याही की फुहार की छोटी छोटी बिंदु डालकर इसे प्रिंट करता है। ये 1 से 4 पेज प्रति मिनट में निकाल सकता है। इनकी प्रिंटिंग की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। ये विभिन्न प्रकार के रंगों द्वारा और अक्षरों द्वारा इमेज प्रिंट कर सकते हैं। ये A4 आकर के पेपर को यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर आपके पेपर पर अक्षर प्रिंट करने के लिए ऊष्मा का प्रयोग करता है। ऊष्मा द्वारा स्याही पिघलाकर कागज पर छोड़ता रहता है, जिससे आपके अक्षर प्रिंट होते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेजर प्रिंटर। ये आपका बहुत ही हाई क्वालिटी का आपका चित्र प्रिंट करता है। ये विभिन्न प्रकार के और विभिन्न स्टाइल के अक्षरों को लेजर किरणों की सहायता से प्रिंट करता रहता है। इसलिए क्योंकि इसे लेजर किरणों की आवश्यकता पड़ती है, इसे हम बोलते हैं लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। ये आपके एक बार में पूरा पेज प्रिंट कर सकता है और ये आपके पेज प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। और ये प्रिंटर किसी डॉक्यूमेंट को 1 मिनट में 2 लाख लाइनें प्रिंट कर सकता है, अर्थात 250 पेज प्रति मिनट की दर से प्रिंटिंग कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर ये बहुत ही तेज गति वाला प्रिंटिंग प्रिंटर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर कौन से होते हैं, इस प्रिंटर का प्रयोग सामान्यतः बड़े फॉर्मेट की प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर बड़े प्रिंटिंग के प्रेस में किया जाता है, क्योंकि इसकी गति काफी तेज होती है तथा प्रिंट में खर्च कम आता है। नेक्स्ट है हमारा प्लोटर। अगर हम किसी ड्राइंग को या किसी फ्लैक्स को या किसी पेंसिल मार्कर को या किसी कह सकते हैं, जब कोई कंस्ट्रक्टर होता है वो अपना प्लान करता है तो वो अपना पूरा बताता है कि यहाँ ये बिल्डिंग बनेगा, यहाँ ये बनेगा, तो दैट मीन्स आपके A4 साइज से बड़ा साइज होता है और उस चित्रात्मक किसी चीज को प्रिंट करने के लिए हम प्लोटर का यूज करते हैं। ये भी एक प्रकार का प्लोटर आपका प्रिंटर जैसा होता है। एक प्लोटर भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्लैट बेड प्लोटर, एक होता है ड्रम प्लोटर। ये प्लॉटर आकार में छोटे होते हैं तथा इसमें आसानी से मेज रखकर प्रिंटिंग की जा सकती है। आसानी से इसमें मेज रखकर प्रिंटिंग की जा सकती है। इसमें जो पेपर प्रयोग होता है उसकी आकार की सीमित होता है। नेक्स्ट है हमारा ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर क्या करता है, ये आकार में बहुत ही बड़े होते हैं तथा इसमें प्रयुक्त पेपर की लंबाई असीमित होती है। इसमें पेपर का एक रोल लगा दिया जाता है जिससे वो प्रिंट करता रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ड्रम प्लॉटर, क्योंकि ड्रम के तरीके जैसा ये होता है। नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं हेडफोन्स की। हेडफोन्स आपका आउटपुट डिवाइस है, ये जिसमें हम लाउड स्पीकर को भी जोड़ सकते हैं तथा इसकी बनावट ऐसी होती है कि इसे सर में एक बेल्ट की तरह पहना जा सकता है और इससे मनुष्य के कान के ऊपर आ जाता है, जिससे उसकी आवाज सिर्फ उसके पहनने वाले व्यक्ति को सुनाई दे सकती है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट में एग्जांपल है स्पीकर। स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है, जिसकी मदद से आप अपने सॉन्ग्स को सुनते हैं। आपकी इसमें यह जो कंप्यूटर से जो डेटा होता है उसकी विद्युत धारा के रूप में उसे प्राप्त करता है। प्रोजेक्टर क्या करता है, अगर आप किसी चीज को जो आपके किसी मॉनिटर या किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप पर चल रही है, आप उसे बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं जिससे लोग एक समूह में बैठकर उसके परिणाम को देख सकते हैं, वो उसके लिए आप जो यूज करते हैं, जैसे कि आप आज की डेट में आप देखते हैं क्लासरूम, ट्रेनिंग या बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में इसका अधिक प्रयोग होता है। टीचर भी इसको बच्चों को सिखाने के लिए, अब जब बच्चों का समूह बैठता है तो उसे डिस्प्ले करने के लिए प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाषण संश्लेषण। भाषण संश्लेषण जो आपका स्पीकर जैसा होता है, जिसके माध्यम से आप अपने किसी थ्योरेटिकल क्लास
या कोई एक्सप्लेनेशन को भाषण के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से उसे रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। कई बार आपसे पूछा जाता है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है, कंप्यूटर में किए जाने वाले सभी कार्य सीपीयू के द्वारा ही होते हैं। आप कीबोर्ड माउस का प्रयोग तब तक यूटिलाइजेशन संभव नहीं है जब तक आपके पास सीपीयू नहीं है। दैट मीन्स आपका मॉनिटर कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे प्रोसेस की हुई चीज ना मिले, और डेटा प्रोसेस तब तक नहीं होगा जब तक उसे कीबोर्ड माउस से कोई इनपुट ना मिले। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यह आपका केंद्रीय आपकी किसी यूनिट को प्रोसेसिंग करने के लिए रहता है। इसमें यह कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें अर्थमेटिक या लॉजिक ऑपरेशंस आप अपने एग्जीक्यूट करते हैं। अर्थमेटिक इन द सेंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल आपका ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, ये आपके सब लॉजिकल एक्सप्रेशन होते हैं। डिकोड एग्जीक्यूट करने के लिए आपके कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सीपीयू के लिए देखा जाता है। सीपीयू के प्रमुख आपके कार्य जो होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। ये आपके निर्देशों तथा डेटा को मुख्य मेमोरी में रजिस्टर में स्थानांतरित करता है, ट्रांसफर करता है, निर्देश को क्रमिक रूप में क्रियान्वित या एग्जीक्यूशन करता है। आवश्यकता होने पर आउटपुट डेटा को रजिस्टर्स से मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित कर देता है। सीपीयू के जो प्रमुख अवयव होते हैं वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसकी मदद से आप अपनी गणना या कैलकुलेशंस करते हैं। नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट आपके जो आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और जो आपका मेमोरी होता है, उन दोनों के बीच में मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। आप देख सकते हैं सीपीयू में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। यह कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नजर रखता है, इसलिए उसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। सारी यूनिट पे ये कंट्रोल करता है। इसका सबसे प्रमुख और पहला कार्य होता है कि हम जिस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं उसे मेमोरी से क्रम से पढ़कर उसका विश्लेषण या एनालिसिस करता है, उसका एग्जीक्यूशन करता है। किसी आदेश को एग्जीक्यूशन सुनिश्चित करने के लिए यह कंप्यूटर के दूसरे भाग जैसे कि मेमोरी या उचित निर्देशों को ये जारी करता है। कंप्यूटर मेमोरी की अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर मेमोरी आपका वो भाग होता है जिसमें सभी डेटा या प्रोग्राम को स्टोर किए जाते हैं। मेमोरी क्षमता मेगाबाइट में मापी जा सकती है। आधुनिक कंप्यूटर में आपके जो मूल कार्य है उनमें से एक अर्थात सूचना को स्टोर कर सकते हैं, सुविधा प्रदान कर सकते हैं। और आपके यह कंप्यूटर सीपीयू का वह भाग होता है जिसमें मिलकर संपूर्ण कंप्यूटर अपना जो है डेटा को स्टोर कर सकता है और उसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी मेमोरी आपकी दो भागों में बांटी जाती है। एक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक होती है आपकी डायनामिक मेमोरी। एक होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, ये इस प्रकार का इसमें चिप लगा रहता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करता है, जब आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप डेटा जो आपके सिस्टम में स्टोर है, अगर आप उसे प्ले करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई सॉन्ग है, आप उस पर प्ले करते हैं तो वो डेटा जब वो प्ले होगा तो वो उस टाइम कहां पर लोड होगा, आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी में, आपके रैम में लोड होगा। इसलिए कई बार कहा जाता है आपका सिस्टम हैंग कर रहा है क्योंकि इसमें रैम कम है, आपका मोबाइल हैंग कर रहा है क्योंकि इसमें रैम कम है। तो वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपकी रैम जो होती है वो उस डेटा को अच्छे तरीके से उसे लोड नहीं कर पाती है जब आपका डेटा हैंग होता है। तो रैम में उपस्थित सभी सूचनाएं अस्थायी होती हैं। जैसे ही आप कंप्यूटर में या विद्युत सप्लाई बंद कर देंगे या अपना सिस्टम शट डाउन कर देंगे तो रैम से डेटा जो है हमारा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। तो जो आपका जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो आपका क्या है, वो आपकी प्राइमरी मेमोरी का एक भाग होता है। प्राइमरी मेमोरी की अगर मैं दूसरे इसमें रैम की अगर बात करूं, रैंडम एक्सेस मेमोरी की, तो ये भी अपने आप में दो प्रकार से डिवाइड होता है, डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम। तो डायनामिक रैम क्या होता है और स्टैटिक रैम क्या होता है? अगर मैं डायनामिक रैम की बात करूं तो डायनामिक रैम, इसे डी रैम के नाम से भी जानते हैं। डी रैम आपका स्टोरेज सेल परतों में एक ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर लगा रहता है। डी रैम को बार बार रिफ्रेश करता रहता है जिसके कारण इसकी गति बहुत ही धीमी होती है। डायनामिक रैम चिप ऐसी मेमोरी सुविधा प्रदान करता है जिसकी सूचना बिजली बंद होने पर नष्ट हो जाती है। अगर मैं इसके प्रकार की बात करूं, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में मैंने पहला प्रकार बताया आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी, और उस रैंडम एक्सेस मेमोरी में मैंने आपको प्रकार बताया आपका डायनामिक रैम और आपका स्टैटिक रैम। अगर डायनामिक रैम की बात करूं तो ये भी अपने आप में तीन प्रकार का होता है, एसडी रैम, आरडी रैम और डीडीआर एसडी रैम। तो एसडी रैम आपका क्या रहता है, एसडी रैम सिंक्रोनस डायनामिक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर आप इसका पूरा नाम पढ़ेंगे तो सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका नाम पढ़ेंगे तो हो जाएगा रेम्बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका नाम पढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक
रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इनके कंप्लीट नेम है। अगर मैं बात करूं स्टैटिक रैम की, स्टैटिक रैम क्या करता है, इसमें डेटा तब तक संचित रहता है जब तक विद्युत सप्लाई ऑन रहती है। स्टैटिक रैम में स्टोरेज सेल परपथ में एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। इसमें ये भी अपने निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं: नॉन वोलेटाइल, स्पेशल एस रैम, असिंक्रोनस रैम, एस रैम, सिंक्रोनस एस रैम। ये जो आपके एस रैम बोले जा रहे हैं, एस का मतलब होता है स्टैटिक रैम, तो ये आपका नॉन वोलेटाइल स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और ये आपका स्पेशल स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये असिंक्रोनस स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये सिंक्रोनस स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इनका प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। रीड ओनली मेमोरी की अगर बात करूं तो रीड ओनली मेमोरी क्या करता है, इसमें मेमोरी में उपस्थित डेटा निर्देश स्थायी होते हैं, जिस कारण से इन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, परंतु इन्हें डेटा को या किसी निर्देश को परिवर्तित करना असंभव है। दैट मीन्स आप स्टोर किए गए डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। इसमें अगर मैं बात करूं विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी इस चिप में जो संग्रहित सूचना या डेटा रहता है वो आपका उसी में रहता है, डिलीट नहीं होता, जैसे कि आपका प्राइमरी मेमोरी में होता है। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं पी रोम की, भाई रोम भी आपकी दो प्रकार की होती है, एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम। पी रोम क्या करता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दैट मीन्स अगर आपका कोई भी डेटा एक बार स्टोर हो गया तो आप उसे डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि रोम की तरह यह भी एक स्थायी होता है और इसमें इसे डेटा को बदला नहीं जा सकता। इसे मैग्नेटिक स्टोर भी कहते हैं। एक होता है ईपी रोम। ईपी रोम क्या करता है, यह इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है और इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखें। यह एक ऐसी पी रोम होती है जिसमें फिर से प्रोग्राम को किया जा सकता है। इसकी सूचनाओं को चिप में ही रखा जाता है और विद्युत धारा की मदद से इसके द्वारा जो स्थायी डेटा जो रखा रहता है आप उसकी सूचना वस्तु को डिलीट कर सकते हैं। वो कह भी रहा है किसी ईपी रोम की सूचनाओं को अल्ट्रावायलेट किरणों के माध्यम से डिलीट किया जा सकता है। एक होता है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दैट मीन्स अगर आप डेटा को एक्सचेंज करना चाहते हैं तो कंप्यूटर में आप देखते होंगे, आपको अगर उस डेटा को चेंज करना है तो आपके पास केवल एक ही प्रकार है जिसको फिर से प्रोग्राम में करने के लिए सर्किट को हटाने और निर्माता को भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एक विशेष सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की सहायता से कंप्यूटर में प्रोग्राम किया जाता है। अगर आप इससे हटाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा आप उस डेटा वस्तु को मिटा सकते हैं और डेटा को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट में बात करें हम सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी आपके क्या होते हैं, जो आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, इसको ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है या इसे एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। इसकी कीमत तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम होती है। डेटा स्टोर करने की क्षमता इसमें बहुत अधिक होती है और इसे आप अलग से लगा सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर बात करूं तो आपका है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सभी आपके इसी के सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। फ्लॉपी डिस्क में अगर हम बात करें, फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, यह एक वृत्ताकार डिस्क होती है जिसमें दोनों ओर एक चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा होता है। यह पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस का एक रीराइटेबल मीडिया है। इसे कई बार दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, बार बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह एक प्लास्टिक के चौकोर कवर की संरक्षित करता है। यह विभिन्न आकार होते हैं इसके, जैसे 8 इंच, 5/1/4 इंच और 3/1/2 इंच। फ्लॉपी डिस्क को आपका डिस्केटी भी मतलब इसको कहते हैं, डिस्केटी फ्लॉपी डिस्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। डिस्क पर कोई भी सूचना लिखने या उसे पढ़ने के लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है। इसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव आपका क्या होता है, HDD इसकी आपकी शॉर्ट फॉर्म होती है। हार्ड डिस्क में आपका परमानेंट डेटा स्टोर रहता है। ये हार्ड आर्म होता है, ये रीड राइट हेड होता है, ये स्प्लिंटर होता है, ये प्लेटर्स होता है। ये हार्ड डिस्क आपकी ड्राइव है जिसमें आप कंप्यूटर में डेटा रखते हैं। लैपटॉप या कंप्यूटर में जब आप डेटा को स्टोर करते हैं तो वो आपका हार्ड डिस्क में जाके सेव होता है, जैसे कि आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं आपके मैग्नेटिक टेप की। मैग्नेटिक टेप या आपका चुंबकीय टेप भी कहा जाता है इसको। ये पुरानी फाइल का बैकअप लेने के लिए बहुत ही सुरक्षित और सस्ते साधन तरीके से इसको रखता है। मेमोरी स्टिक क्या करता है, मेमोरी स्टिक आपका एक प्रकार का एक मेमोरी कार्ड होता है। यह एक USB आधारित मेमोरी ड्राइव, इसका आकार 50 × 21.5 × 2.8 मिलीमीटर होता है। इसकी क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी 4 मेगाबाइट से 512 गीगाबाइट तक होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होते हैं, आपके कॉम्पैक्ट डिस्क आपके एक विशेष प्रकार के डिस्क होते हैं जिन पर डेटा प्राय एक बार में ही लिखा जा सकता है, फिर से उसे कितनी बार भी पढ़ा सकते हैं। एक बार में डेटा लिख गया, आप उसे कई बार पढ़ सकते हैं, वो कॉम्पैक्ट डिस्क का काम होता है। इसलिए इन्हें ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। इसे प्राय 1200 किलोबाइट प्रति सेकंड की गति से पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिजिटल वीडियो डिस्क की। डिजिटल वीडियो डिस्क आपका क्या करता है, जिससे DVD भी कहते हैं।
आप देखते होंगे सीडी और डीवीडी में थोड़ा अंतर होता है। सीडी में जो आप डेटा स्टोर करते हैं, जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क, हमने इसके बाद का कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, और ये आपका होता है डीवीडी। सीडी में आप अपने डेटा को एक मिनिमम स्टोरेज के साथ स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उससे 2 गुना लगभग डेटा आप अपने डिजिटल वीडियो डिस्क में रख सकते हैं। तो सीडी आपके कम साइज की होती है, डीवीडी आपके इससे ज़्यादा साइज की होती है। इसका साइज 4.7 GB से लेके 17.08 GB तक रहता है। तो सीडी डीवीडी आपका ये काम करती हैं। ब्लूरे डिस्क क्या करता है, ये बीडी या ब्लूरे नाम से भी जब प्रचलित है, ये ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज माध्यम है। ब्लूरे डिस्क का नाम इसे पढ़ने में प्रयुक्त नीली बैंगनी जो ब्लू वॉलेट लेजर होती हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। यह प्रत लेयर 25 GB से लेके 23.31 GB स्पेस शामिल करता है। ब्लूरे सिग्नल्स लेयर स्पेस डीवीडी से 5 गुना अधिक डेटा को संग्रहित कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ब्लूरे डिस्क हमारे विभिन्न फॉर्मेट में उपलब्ध होता है, बीडी रोम, बीडीआर और बीडीआरई। पेन थंब फ्लैश ड्राइव क्या होता है, यह आपका डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो यूएसबी की तरह होता है। कनेक्ट करने के बाद कंप्यूटर से कनेक्ट जब कर देते हैं तो इसमें यूएसबी फ्लैश ड्राइव आमतौर पर हटाने के योग्य में रीराइटेबल होता है। आकार और मूल बढ़ोतरी के साथ इनकी स्टोरेज क्षमता और बढ़ाई जा सकती है, एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर यूजर रिक्वायरमेंट। अगर मैं बात करूं मेमोरी की इकाइयां क्या होती हैं, तो आप देख सकते हैं 01 वो आपका 1 बिट कहलाता है। जब हम 8 बिट को बोलते हैं तो 8 बिट को हम 1 बाइट बोल सकते हैं। 1/24 बाइट को हम 1 किलोबाइट बोल सकते हैं। 1/24 किलोबाइट को हम 1 मेगाबाइट बोल सकते हैं। 1/24 मेगाबाइट को हम 1 गीगाबाइट बोल सकते हैं। 1/24 गीगाबाइट को हम 1 टेराबाइट बोल सकते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं, आप अकॉर्डिंगली आप इसे याद कर लें। कई बार आपके एग्जाम्पल में, आपके CCC एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, तो आप कितने होते हैं 1/24। तो आप इस सारणी से आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर, जो मैं आपके अगली वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।